स्वागत है आपका स्कूल स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का छठा अध्याय, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसमें हम देखेंगे कि हमारी न्याय प्रणाली कैसी है और जो कोई दोषी होता है उसको किस प्रकार गिरफ्तार किया जाता है और उस पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है और पुलिस का क्या रोल होता है इन सब में, वह हम देखेंगे इस अध्याय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर देते हैं या करते हैं। वास्तविक जीवन में या फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि वह अपराधी है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि वाकई आरोपी है या वह निर्दोष है। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पुलिस तय नहीं करती कि अपराधी है या नहीं, अदालत तय करती है और उसको भी उसकी सुनवाई का, निष्पक्ष सुनवाई का उसको अधिकार प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? क्या यह जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक उदाहरण के जरिए, काल्पनिक उदाहरण के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पीछे व्यक्ति एक औरत कह रही है, मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। मुंबई के मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही है। पिछले 1 घंटे में से वह गले का हार ढूंढ रही है। मुझे पक्का पता है यहीं रखा था, कहाँ गया। यह औरत हार ढूंढ रही है। जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह के लिए। उनके हस्बैंड कह रहे हैं शादी समारोह में जाना है, उन्हें देर हो रही है। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में ही नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है, जो काम वाली है। अब वह औरत शांति से बोल रही है, शांति क्या तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। सिंधे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और उसी से पैसा ये लिया है। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसा जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। मिस्टर सिंधे थाने पहुँच जाते हैं। जी कहिए। मैं एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। सिंधे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। इसमें हमने देखा कि जो सिंधे है वे थाने पहुंच जाते हैं और एफआईआर लिखवाते हैं। किसके खिलाफ? शांति के खिलाफ चोरी की एफआईआर लिखवाते हैं। सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। इंस्पेक्टर पूछ रहा है शांति से, अब मैं इस चोरी की बारे में श्री सिंधे और उनकी पत्नी का बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए।
मैंने हार नहीं चुराया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है और वह सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। पुलिस वाला बोल रहा है, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। उसका भाई बोल रहा है, लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए कौन जमानत बनाएगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसके भाई को भी रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वह उस पर दबाव डालते हैं कि इंजाम कबूल कर ले। वह उसे इस मानने के लिए कहते हैं कि उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाती है। वह गिरोह घरों से गहनों की चोरी करता है। सिंधे के पड़ोस से गहने गायब होने की कुछ और शिकायतें आ चुकी थी। जब सुशील बार बार ये कहता रहता है कि मैं निर्दोष हूँ और फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अंजीर मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसकी जमानत बनाने के लिए तैयार नहीं था। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में थी। वह डरी हुई थी और मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा, मेरा क्या होगा। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह कभी हमें वापस नहीं मिल पाएगा। शांति सलाखों के पीछे से बोल रही है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों के एक नकल शांति को दे दी है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष पर वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 22 के जरिए सभी को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराना की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। यह मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ये पैसे लिए हैं, लेकिन ये हम दोनों के बचत के पैसे हैं। अदालत शांति के आरोप लगाती है कि श्रीमती सिंधे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले हैं वे उसके पास पाए गए हैं। शांति बोल रही है, मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती और श्री सिंधे के मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो आप बताइए श्रीमती सिंधे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? श्रीमती बोल रही हैं, मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे रूम में कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली और वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला होगा, वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती सिंधे से जिरह करती है। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला है। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके पास काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई है। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार में देती रही हैं। अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति कमाई की रकम से ही प्राप्त हुए हैं। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है
तो सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्माओं ने युवाओं का एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के कुछ लोग सिंधे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त इस गिरोह में सदस्य हैं। इसके पास से श्रीमती सिंधे का हाथ बरामद हो जाता है। सुशील ये बात अधिवक्ता रॉय को बताते हैं। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? जी हाँ, श्रीमती सिंधे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने ये हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, ये हार उन्होंने चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा के बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने ही दलील देते हैं। अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति, आपकी चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने 10,000 रुपये आपके पास बरामद किए थे, वो आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। इसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष और वकील और न्यायाधीश से 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को देखा है। आइए अब उनकी भूमिकाओं के और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपों का दोष साबित होता है, दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में कहा गया है कि यह तय कर देना कि पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा होगा। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच करने के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 15 साल से कम के उम्र के बालक को और किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रतिक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार के हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाली पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाता है। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए हैं और हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है
ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जेल से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के बारे की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। आइए अब शांति की कहानी को वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। जब चोरी का इल्जाम शांति को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनी सही थी? क्या इससे DK बसु निर्देशांक का उल्लंघन हुआ? उसने हिरासत में जो कार्रवाई की थी, कानूनी कार्रवाई, वह गलत थी और निश्चित तौर पर उसके DK बसु निर्देशांक का उल्लंघन किया है। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठे किए थे? जी नहीं। पुलिस को जिम्मेदारों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाजे और क्या क्या करना चाहिए था? उन्हें तफ्तीश करनी चाहिए थी और पता लगाना चाहिए कि वास्तव में उसका हार चोरी उसने किया है और जो कमाई जो उन्होंने 10,000 रुपये अपने अंडर में लिए थे वह उसके थे या नहीं। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति के बारे में देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर शिकायत करते कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उनकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए आपकी राय में FIR लिखने या न लिखने पर पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। वे आसानी से FIR दर्ज नहीं करते। हमें पता है जो गरीब होता है उनसे FIR ऐसे दर्ज नहीं की जाती है, उसकी तफ्तीश की जाती है। FIR क्या होती है? अब देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी सघन्य अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप से मिल सकती है। FIR आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों, घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों को पता हो कि उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत किया जाता है, साइन किए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद होगी। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति इब्राहिम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। उससे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने
ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। जो साइड में चित्र दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किसने चुराया और गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने चुराया है। शांति के अलावा कोई और नहीं है। ये वही बात तो हमने पहले देखी थी वह है। आगे देखते हैं, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं कि आरोपी सचमुच में दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वे कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं और उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं और एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होता है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति के मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति के आरोप पत्रों और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी भी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय नहीं देते तो क्या होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह से यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत या न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की पूरी तरह पालना की जाए। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटते हैं और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान देते हैं। इसमें एक कह रही है, यह मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप लगाया है। शांति के बक्से में 10,000 रुपये थे। उन्हें लगता है कि हार बेचकर कमाया है, लेकिन ये हम दोनों की बचत का पैसा था। अब देखते हैं मूलभूत तत्वों पर ध्यान। पहली बात, शांति के आरोप पत्र उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने जिसके खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनी एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया और अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने के अधिकार दिए गए। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमा का फैसला सुनाया और न्यायाधीश ने शांति को कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूंकि साक्ष्यों से सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद किया और शांति के इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। वकील क्या कह रही है? तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति की चोरी करते हुए नहीं देखा है, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला है। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई है। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार के देती रही हैं। इस अध्याय में जो हमने देखा है, लोगों को जिक्र किया है कि संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वे विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए।
कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रिया लिखी गई है वह सभी निष्पक्ष सुनवाई की बहुत जरूरी होती है। शांति के मुकदमे को इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखो कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं को आप क्या मतलब समझते हैं। जैसे कि खुली अदालत, मतलब कि सभी उसे देख सकते हैं। सबूतों के आधार पर, सबूत जो इकट्ठे साक्ष्य किए गए हैं उन्हीं के आधार पर। और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जरिए, अभियोजन पक्ष जो हमारे ऊपर केस किया है जिसने, उसके जो गवाह हैं उससे बातचीत कर कर, जिरह मतलब बातचीत कर कर। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि शांति के मुकदमे की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन न किया होता तो क्या हो सकता था। अगर उसे बचाव के लिए वकील न मिलता और अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। आपको अपने शब्दों में लिखना है कि अगर उसे वकील नहीं मिलता तो क्या होता, और उसे पहले से ही दोषी मानकर अदालत उसे सुनवाई करती तो क्या होता। यह अभ्यास दिया गया है, इसे आपको खुद करना है। इसमें सारे चीज़ें जो हैं एक प्रैक्टिकली दी गई हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता वाली चीज़ें हैं जो कि आप आपस में कर सकते हैं। फिर शब्द संकलन है, आरोपी क्या होता है। इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। सघन्य, यह अध्याय में उन अपराधों को सघन्य अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत में की अनुमति के बिना ही गिरफ्तार कर सकती है। जिरह, जब गवाह अदालत में अपना बयान देते हैं तो दूसरे पक्ष के वकील उससे कुछ सवाल पूछता है, उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। हिरासत में, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से कब्जे में रखना, डिटेंशन बोलते हैं। निष्पक्ष, इसका मतलब है स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध का आरोप लगाना, जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, इसे अपराध का आरोप लगाना कहते हैं। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है, उसे गवाह कहा जाता है। आशा करता हूँ आप ये चैप्टर आसानी के साथ समझे होंगे। फिर भी आपको कुछ ही प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्कूल राज थ्योरी के साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद।